लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। मैंने अभी इधर न्यूज़ देख रहा था मैं, तो उसमें ये था कि लोग एआई के थ्रू बात कर रहे हैं, अपनी परेशानी उनको शेयर कर रहे हैं और वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। बट आपको समझना चाहिए, आपको उस टाइम पे ह्यूमन की ज़रूरत है। तो जो एआई है उससे मैंने आपको बताया, उससे आप शादी नहीं कर सकते। आपको शादी ह्यूमन नेचर, ह्यूमन ही चाहिए होगा, ह्यूमन टच ही चाहिए होगा। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि एआई के ऊपर मत रहो आप। ठीक है, एआई आज के टाइम पे आ गया, आप जितनी ज़रूरत है आप उतनी ज़रूरत की चीज़ें करवाओ उससे। लेकिन आज के टाइम पे मैं जो इंडस्ट्री देखी है मैंने कई सारी इंडस्ट्रीज़ में, तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ जो पहले कभी दिखा करता था ना, वो नीचे आता गया। पहले मुझे याद है कॉर्पोरेट के अंदर अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं दिवाली पे, न्यू ईयर पे, होली पे। आज अगर वो आपको मिठाई का डिब्बा दे रहे हैं तो उसमें भी सोन पापड़ी होगी। देखिए, चार्टर फ्लाइट के अलग अलग खर्चे होते हैं, 12-15 लाख भी आता है, 20 लाख भी। अब थोड़ा सा मैं इसको, अगर आपने स्टार्ट ही करा है तो थोड़ा सा मैं बताऊं, चार्टर में होता क्या है कि आपने एक चार्टर बुक करा, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ आपने चार्टर बुक करा है, वो चार्टर जहाँ पे खड़ा होगा, जिस भी एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ा होगा, आपको वहाँ के पार्किंग के चार्जेस भी देने पड़ते हैं। Good evening. Welcome to all of you. Behalf of one of the best part of my life, that's the पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं और इन बातों के साथ साथ आपको बता दें कि सुगंता.com जो खास तौर पे आप सभी को ढेर सारे प्राइजेस भी देने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन इससे बड़ा प्राइज क्या होगा कि हर इंसान को अपना टीचर खुद मिल जाए, अपना स्टूडेंट खुद मिल जाए और इसके लिए कोई ब्रोकरेज ना हो। और सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में जो सिक्योरिटी आती है, वो आप अपने हिसाब से अपना टीचर चूज कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ सुगंता.com। वहां पे जाके आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। वहां पर आप इजीली अपने चॉइस के टीचर्स चूज कर सकते हैं और अपनी चॉइस के स्टूडेंट चूज कर सकते हैं। तो ये तो रही बात सुगंता.com की, वहां तो आप जाएंगे जाएंगे। लेकिन आज मेरे पॉडकास्ट में आ रहे हैं एक फेमस पर्सनालिटी जो यंग है, एनर्जेटिक हैं और साथ साथ अपने बिजनेस को ग्रो भी कर रहे हैं। स्टार्टिंग में वो आरजे रह चुके हैं। आइए मिलते हैं वैभव श्रीवास्तव से। हाय वैभव, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए तो साहब। मेरे ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है Thank you. आरजे अमित माथुर के साथ। तो Thank आज you. हम जो बातें करेंगे वो इंटरेस्टिंग होंगी, मस्ती वाली होंगी और आपके जीवन के पूरे सफर पे होंगी। ये सफर कहां से शुरू हुआ और कहां पहुंच गया, तो ये आरजे से बोलते बोलते आप बिजनेसमैन कैसे बन गए? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे इस काबिल समझा कि एक आरजे टैग के साथ मुझे इंट्रोडक्शन भी आपने दिया, मुझे मुझे इंट्रोड्यूस डर करा। लगता है आरजे से। तो ठीक है, तो बेसिकली मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। जर्नी मेरी ये है कि नाम मेरा वैभव है और काम की बात करें तो थोड़ा कई सारे कामों में हाथ डाला था। मल्टीटास्क। और कह सकते हैं मल्टीटास्किंग, क्योंकि आज के टाइम पे अगर एक फ़ोन भी मल्टीटास्किंग नहीं करता तो हम उसे भी नहीं पूछते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट मेरी जर्नी हुई थी जब मैंने 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था। तो बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद थोड़ा टाइम होता है रिजल्ट तक के आने तक का, जो एक टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम पीरियड में मैंने सोचा कि यार कुछ क्रिएटिव थोड़ा करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे तो हर कोई इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, सब कुछ हो गया, सारे प्रोफेशंस अच्छे हैं, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा। बट मैंने कहा थोड़ा सा क्रिएटिव करते हैं, तो मैंने वहाँ से अपनी एक जर्नी स्टार्ट की। तो उस टाइम पे रेडियो मानव रचना, जो मानव रचना फरीदाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ओहो, वहाँ मानव पर रचना नाम आ गया भाई। तो मैंने कहा अच्छा मानव बनना है तो मानव रचना ज्वाइन कर लेते हैं। क्या बात। तो फिर मैंने मानव रचना में, वहाँ पे उस टाइम पे रेडियो ओपन हो रहा था, उनका कम्युनिटी रेडियो था वो, जो कि सिर्फ फरीदाबाद के लिए था। तो मैंने कहा एक बार रेडियो हंट था वहाँ पे, तो रेडियो हंट में जाके मैंने ऐसे ही जस्ट नॉर्मल की, चलो देखते हैं क्या होता है, लक कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है। तो वो मैंने ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद फिर जो सारे राउंड्स वगैरह होते हैं वो सब क्रैक करके फिर मैं एज एन इंटर्न ही आप कह लो, जो जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी अपने रेडियो करियर की। फिर रेडियो करियर के बाद तो यार ऐसे ही चलता रहा कि मैंने कहा यार बोल तो मैं रहा ही हूँ, ठीक है, कहीं ऐसा बोलता हूँ जहाँ पे 4 लोग मुझे पहचाने। तो ये रेडियो आपको पहचान नहीं दे पा रहा था? रेडियो मेरी आवाज़ को पहचान दे रहा था। जो आज भी मेरा जो व्हाट्सएप का स्टोरी टाइटल है, जो स्टेटस है मेरा, तब से ही उसको 6-7 साल हो गए, वहाँ पे लिखा है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, बस आवाज़ ही है जो पहचान रहेगी। तो वहाँ से आपकी आवाज़ को बहुत अच्छी पहचान मिलती है, आपके नाम को पहचान मिलती है। लेकिन थोड़ा-सा उस टाइम पे क्या है ना, वो यूट्यूब और वो सारा कुछ नहीं था कि आज रील डाल दिया तो आपको पता लग गया ये आरजे कौन है या कहाँ से है ये आरजे। तो मैंने कहा थोड़ा-सा अलग करते हैं, थोड़ा-सा ट्विस्ट लाते हैं। तो मैंने 1.5-2 साल रेडियो करा, मैंने अपनी आवाज़ दी रेडियो के लिए। फिर मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अभी थोड़ा-सा ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे चेहरा भी दिखे। तो फिर मैंने एंकरिंग, होस्टिंग, वो सारी चीज़ों का स्टार्ट करा मैंने, और जिस तरीके से स्टार्ट करा, एक
बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े लेवल पे मैंने स्टार्ट करा है, क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है, जो हमारी जर्नी होनी चाहिए ना, पहले स्टेप से शुरू होनी चाहिए। कोई आपको पहले स्टेप पे पहुंचा देगा ना, वो फिर आपको 10 पे भी पहुंचाएगा। मुझे याद है वो पल जब आप इवेंट इंडस्ट्री में भी एंट्री कर रहे थे, तो कैसे लोगों का सामना करना पड़ा इस इंडस्ट्री में? जब भी कोई नया इंसान आता है तो पहले से लोग जो सीनियर बैठे होते हैं उनका कैसा बिहेव रहा? देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ सिर्फ, कि जो भी सीनियर हो, जूनियर हो, जो भी हो, आपकी जो जगह आप बनाओगे या बना सकते हो या बनाई है, उस जगह पे वो चीज़ नहीं कर सकता। अभी अगर किसी की रिक्वायरमेंट है कि मुझे भाई 22 साल के लड़के से एंकरिंग करवानी है, या जो मेरा होस्ट होना चाहिए 22-23 साल का होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो आपको एक क्राइटेरिया मिल गया कि यार 22 साल के लिए है, ये वाली यहाँ से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और कभी मैंने ये नहीं देखा कि कौन सा शो छोटा है, कौन सा बड़ा है। रोड के साइड में भी शोज़ करे हैं मैंने, जो जर्नी स्टार्ट करी है। तो वही है कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब होता क्या है कि इस चीज़ में बहुत सारे लोग जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार चलो, आज तो मैं 5000 वाला कर लूँ, कल मैं 10,000 वाला क्यों ना करूँ? डेफिनेट, क्यों मैं 4000 वाला करूँ? डेफिनेट। लेकिन मैंने ये कहा, भाई मैं क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ। क्वालिटी, पैसा धीरे-धीरे बढ़ेगा। मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे आप पैसा देके ही बुलाओगे, और वो क्वालिटी भी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा आज मैंने बहुत अच्छा करा तो कल मैं और अच्छा करूँगा। हो सकता है कहीं डाउन भी हो जाऊँगा। एंकरिंग में क्या होता है, हर चीज़ की एंकरिंग अलग-अलग है। यार आप शादी की कर रहे हो तो वो शादी के तरीके से, आप रेडियो पे कर रहे हो तो रेडियो के तरीके से है, और आप एक मंडी में कर रहे हो तो वो एक अलग तरीके से। मतलब कहीं न कहीं लोगों का ये जब रुझान होता है कि भई आप कहीं एंकरिंग करने जाते हैं, आरजे, तो उनको कहीं न कहीं लगता है कि यार अरे ये आरजे तो है, लेकिन यार एक शादी में, शादी के माहौल में आप बोलोगे कि आप इस वक़्त आ चुके हैं यहाँ और यहाँ पर ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो लोगों को कुछ अलग लगता है क्योंकि उन्होंने मैरिज इवेंट्स वगैरह देखे हैं कई जगह पे। तो आपका अनुभव 2 डिफरेंट उसमें कैसा रहा? देखो, मैं तो एक चीज़ मानूँगा, आपको मैं बताता हूँ, मैंने दोनों चीज़ को ना बाइफरकेट करके रखा, अलग-अलग करके रखा। रीज़न बीइंग कि रेडियो वाली चीज़ शादी पे नहीं कर सकता, शादी वाली चीज़ रेडियो पे नहीं कर सकता। रेडियो पे तो मैं कुर्ता-पैजामा पहनूँ ना पहनूँ, लेकिन शादी में मुझे स्टेज पे जाना है और हल्दी है किसी का या मेहंदी है, तो मुझे कुर्ता-पैजामा पहन के जाना होगा। रेडियो में तो मैं अपना पैजामा पहना, ऊपर टी-शर्ट पहना नॉर्मल, नीचे अपना जो भी स्लीपर है, फ्लोटर्स है, जो है वो पहना और अपना कोई कर टेंशन दिया। नहीं। कोई टेंशन नहीं, अपना चौकड़ी मार के बैठो, आराम से करो। मतलब कहीं न कहीं कुछ डिफरेंट लगता है कॉर्पोरेट सेक्टर एंड वेडिंग इवेंट्स में। हाँ, बहुत डिफरेंट है। वेडिंग इवेंट में आपको इवेंट के हिसाब से तैयार होना होता है, चाहे आप जोकर लगो, लेकिन वो चाहे करना जोकर पड़ेगा। लगो। हाँ, क्योंकि ये ऐसा कह के आप बहुत सारे लोगों का मज़ाक बनाने की कर रहे हो। आज आजकल के लड़के मतलब जोकर टाइप नहीं, वाली नहीं, मैं ड्रेसेस पहन रहे उनकी हैं। बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, जो आप मेरा देख रहे हैं जो उसके था, बारे में भी बताएँ जो अभी नहीं, इंडस्ट्री जो में देख मैंने रहे हैं। देखा है ना, तो आज के टाइम पे वो इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर गई है। हर इवेंट के लिए बैंकर्स की भी जो कॉस्ट्यूम होती है, हल्दी हुँ। के लिए हल्दी के कलर की, मेहंदी के लिए मेहंदी के कलर की, वो उस टाइम पे सिर्फ एंकरिंग नहीं था, उस टाइम पे आपको एंटरटेनर चाहिए होता था, क्योंकि वो नया-नया मार्केट में आया था। आज से मैं 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हुँ। हर कोई अपनी शादी में तो नहीं बुलाता था किसी को एंकर को, लेकिन आज के टाइम पे आप वो मान लो कि वो भी एक तरीका, मतलब एक तरीका हो गया है आपका, कि नहीं यार, ये भी तो एक प्रथा है, इस प्रथा को भी तो निभाना है, एंकर तो हमारी शादी में होने चाहिए। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको आपकी शादी और भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली बनानी है, तो आप उसको ले सकते हैं। उसको आप किसी भी तरीके से ले जा सकते हैं। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था, ये कॉर्पोरेट और नॉर्मल वाले में, तो कॉर्पोरेट में आपको एक प्रोफ़ेशनल लेवल और प्रोफ़ेशनल तरीके से उसको करना पड़ता है। तो वहाँ पे एक प्रोफ़ेशन अलग होएगा आपका। आप रेडियो पे बैठे हो, आपका प्रोफ़ेशन अलग है। आप न्यूज़ चैनल पे बैठे हो, आपका वहाँ का प्रोफ़ेशन अलग है। और आप एक शादी, पार्टी, फंक्शन में कर रहे हो, वो। वहाँ पे आपका एक जॉली नेचर टाइप का हो सकता है, जो शादी पार्टी की मैं बात करता हूँ। जहाँ पे आप कॉर्पोरेट के लिए कर रहे हो, वहाँ आपका जॉली नेचर नहीं है सर। जब रेडियो की बात चली है तो क्यों ना इस वक़्त वैभव आरजे हमारे साथ है। कोई एक वैभव ये सच बताना कि ये वीडियोज़ में जब हम देखते हैं, कहीं पे भी हम रील्स में देखते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर के जो एंकर्स हैं और ख़ास तौर पे वेडिंग के एंकर हैं, पहनावे में चेंज हो जाता है, बोलचाल में जैसे आपने बताया चेंज हो जाता है। तो कहीं कोई डिफ़रेंस नहीं होना चाहिए या बिल्कुल सेम रहना चाहिए ये सारी चीज़ें? क्योंकि बंदे की पर्सनैलिटी तो वहीं से निकल कर आती है। पर्सनैलिटी चेंज करने वाले को तो इंसान कुछ और समझ लेता है। नहीं, तो मेरा मानना सिर्फ़ एक है कि अभी जैसे हम लोग बैठे हैं, हुँ, हुँ। हमने कोट पैंट पहना है, सूट ठीक है, पहना है, ठीक है। आराम से हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं। यही किसी की शादी की एंकरिंग होती, तो ज़रूरी थोड़ी हम यही वाला सेम कॉस्ट्यूम वहाँ पे पहन के जाते। सवाल ही नहीं उठता।
एग्जैक्टली तो वही सेम चीज़ है कि अगर हम कॉर्पोरेट के लिए एंकरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे यू हैव टू बी लाइक अ प्रोफेशनल वाली चीज़ है। और अगर किसी शादी में कर रहे हो, बर्थडे पार्टी में कर रहे हो, थोड़ा सा फंकी हो, थोड़ा सा कॉमेडी टाइप चल जाता है। टॉकी वैभव को बिजनेस में टॉक का क्या फायदा मिला? सो अगर मैं बिजनेस में बात करूं तो 9 to 5 हट गया मेरे आगे से। अच्छा, बारिश के पानी में भीग के जाना है या तैर के जाना है, वो मेरा ऑप्शन है ठीक है। कि शायद मैं नहीं जाऊंगा उसमें। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में होते हो, जॉब में होते हो, तो ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा। तो बेसिकली जब थे तो हाउ टू इम्प्रेस योर बॉस? जब मैं था उस लाइन में तो उस लाइन की चीज़ें मैं कर रहा था। मैं ऐसा नहीं था कि भाई जो वो बोलेंगे वही करना है। नहीं, वो ही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि हाउ टू इम्प्रेस योर बॉस। बॉस को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता था? जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो आपका केआरए है, बस आप उसको संभालो। बाकी तो पॉलिटिक्स तो चलते रहते हैं कंपनीज के तो अंदर। मक्खन कभी ऐसा जरूरत पड़ी कि मक्खन, जो कहते हैं मक्खन लगाना? नहीं, हर ऑफिस मक्खन। में होता है, हर ऑफिस में होता है। नहीं, मक्खन लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म। इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप काम कर रहे हो, एट द एंड जो आपको रिजल्ट देना है, वो आप रिजल्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो। अगर आप टाइम टू टाइम रिजल्ट दोगे तो मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। अब रिजल्ट नहीं दोगे तो भाई ऑफिस में रुकना है तो मक्खन लगाना तो पड़ेगा। लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे भी हर इंसान आज की डेट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान है, और वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि सामने से आपको रिस्पेक्ट मिले और थोड़ा प्यार मिले। तो अक्सर लोग होता है कि ऑफिस में जब आते हैं तब घर से थोड़ा सा टेंशन में आते हैं, ट्रैफिक की टेंशन होती है, और वो आने के बाद अपने जूनियर्स के ऊपर निकाल देते हैं। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हर ऑफिस में होता है, हर चीज में होता है वो तो। अब आप घर से किससे लड़ाई करके आ रहे हो या आपका घर के अंदर क्या माहौल था, आप ऑफिस में आए, तो मैं ये भी मानता हूँ सडन चेंज नहीं होता है। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है। मैं भी शायद अगर ऐसा तो मैं भी अपने जूनियर्स के ऊपर गुस्सा हुआ हूँ। तो चलता रहता है ये सब चीज़ें ना। आपका ऐसा है कि यार घर की चीज़ें ऑफिस, ऑफिस चीज़ें घर। क्योंकि आज के टाइम पे चीज़ें इतनी बिगड़ी भी है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि हर तरफ से लोड है आपके ऊपर। ऑफिस के अंदर काम करने का लोड है, घर के अंदर आपका जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसका लोड है। तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना पड़ता है। हाँ, हालांकि मैनेज नहीं हो पाता है, बंदा कितना भी कहे कि यार प्रोफेशनल लाइफ अलग करते हैं, पर्सनल लाइफ अलग, नहीं हो पाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं हो पाता है। तो मेंटेन करके चलो आप। वो आपका जो आपकी चीजें है ना, वो सिर्फ आप तक मत रखो। अगर आपको लग रहा है कहीं चीज गलत है तो आप उसके लिए बोलो एक बार। आपको लग रहा है आपके जूनियर ने गलत करा, आपके सीनियर ने कुछ गलत करा है, या कोई चीज है जो वो नहीं कर पा रहे हैं या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो भी मुझे मतलब समझाएंगे, आप चाहते हो कि बताएंगे। आवाज उठे, आवाज उठाए। हमारा तो काम ही आवाज उठाना, बिना आवाज आवाज के तो हमें 1 रुपया नहीं मिलता। क्या बात है। आवाज उठाए मतलब जहां पे भी कुछ गलत आपको लगे तो आप बोले, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तब या तो खुद घुटन में मर जाएंगे, या फिर उस अन्याय को हमेशा ही सर पे लेके चलते रहेंगे, और वन वन डे द ब्लास्ट। होता है आज के टाइम पे जो मेंटल हेल्थ की लोग बात करते हैं, सिर्फ मेंस की बात है, हर किसी की बात है, विमेंस के ऊपर भी लागू होती है। लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। मैंने अभी इधर न्यूज़ देख रहा था मैं, तो उसमें ये था कि लोग एआई के थ्रू बात कर रहे हैं, अपनी परेशानी उनको शेयर कर रहे हैं, और वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। बट आपको समझना चाहिए, आपको उस टाइम पे ह्यूमन की ज़रूरत है, एआई की ज़रूरत नहीं है। एआई से तो आप अपना काम करवाइए जिस चीज़ के लिए एआई है। अगर आप उनके साथ बातचीत करेंगे तो आपका माइंड उतना नहीं डेवलप होगा, फॉर द रीज़न क्योंकि उस एआई को बनाने वाला इंसान है, और इंसान का दिमाग है। उसके अंदर जो इनपुट डाला गया है वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा। आपको लग रहा है आपका मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है आपको, या आप अकेला फील कर रहे हो, आप लोगों से बात करो। और लोगों से बात करने के बाद ही आपको वो सारी चीज़ें जो है आपके लिए सॉल्व होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एआई से बात कर लिया, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी से बात कर लिया, तो ऐसा नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि ह्यूमन टच भी ज़रूरी है हर चीज़ के अंदर। एट द एंड आपको ह्यूमन टच की ज़रूरत है। शादी आप एआई से नहीं करोगे। भाई क्या बात है। आप शादी करोगे तो एक ह्यूमन से ही करोगे। और आप क्यों करोगे? क्योंकि किसी जर्नी को आपको आगे लेके जाना है, अपने जो सुख कहो, दुख कहो, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही है, तो ऑब्वियसली किसी के साथ बांटोगे ना। एआई के अंदर तो वो सारी चीज़ें फीड हैं जो आपको बताई जाएंगी। अगर आपने 100% एआई की बात मान ली, तो मैं आज ये वर्ड कह रहा हूँ, आप लिख कर रखना, आप उस तरीके से नहीं अपनी लाइफ को जी पाओगे। तो जो एआई है उससे आप, मैंने आपको बताया, उससे आप शादी नहीं कर सकते। आपको शादी ह्यूमन नेचर, ह्यूमन ही चाहिए होगा, ह्यूमन टच ही चाहिए होगा। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि एआई के ऊपर मत रहो आप। ठीक है, एआई आज के टाइम पे आ गया, आप जितनी ज़रूरत है आप उतनी ज़रूरत की चीज़ें करवाओ उससे। आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, बॉस से छुट्टी का बहाना चाहिए तो एआई से पूछ लो। लेकिन एआई को उस तरीके से मत लगाओ कि मैं उसी से बात करूँ आज भी, कल भी, परसों भी, और जो वहाँ से रिप्लाई आ रहा है
उस चीज़ को फॉलो करो। बीच में भी याद है मुझे कुछ गेम्स चले थे 3-4 साल पहले, जो गेम बोलता था लोग वही करते थे। बहुत लोगों ने सुसाइड भी करा था उसमें। तो एक गेम था जो आपको टास्क देता था कि आप तीसरी मंजिल से जाके कूद जाओ, चौथ तो उतना हावी मत होने दो एआई को अपनी लाइफ में। कई बच्चों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है ये तो, जो आपने बताया। कुछ साल पहले ऐसा हुआ भी था लाइफ में। आपने कई गेम्स ऐसे देखे जो कनेक्टिविटी में टास्क देते थे। तो ये जो जरिया बना हुआ है लोगों के माइंड में कि एआई से बात करें, तो ये बिजनेस में तो फायदा करता ही करता है। तो आपको आपके बिजनेस में कैसे एंटर करके अगला मोड़ मिला? देखिए, बिज़नेस के लिए तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि एआई। आप एआई से चीज़ें पूछ सकते हो, उसे करवा नहीं सकते। करना आपको ही पड़ेगा। वहाँ तो आप पूछोगे मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, क्या मॉड्यूल होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड क्या, थर्ड क्या? वहाँ पे वो ऑप्शन देगा। मैंने फिर आपको वही बताया कि ह्यूमन की तरीके से आपको बिहेव करना पड़ेगा। वहाँ पे ऑप्शंस तो सारे आ गए आपके पास। उसने कहा आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। उसमें से क्या करना है एट द एंड फिर वो आपकी चॉइस है। तो उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले और मैं एक चीज़ मानता हूँ, देखो जॉब हो गया, बिज़नेस हो गया, अब थोड़ा जॉब और बिज़नेस की बात कर लेते हैं। उसके बीच में एक थिन लाइन है, जिस लाइन को कहते हैं रिस्क। अपने को वो रिस्क लेना है या नहीं लेना है। एक बार रिस्क लोगे तो शायद बिज़नेस वाले पे आ जाओगे, नहीं लोगे तो शायद जॉब जॉब वाले पे रहोगे। दोनों इंडस्ट्री अच्छी है। आप जॉब कर रहे हो, आप अपने लाइन में बहुत अच्छे हो, ठीक है। बिज़नेस कर रहे हो, फिर आप खुद के लिए और अपनों के लिए कुछ कर पाते हो। बट हम तो ये सुनते आए हैं हमेशा कि जॉब का मतलब नौकरी। नौकरी तो बोले तो कुछ नहीं करी, है ना? करे तो करे लेकिन कुछ नहीं करी। नौकरी, कुछ करा ही नहीं। बॉस तो ऑलवेज से कि तुमने कुछ किया ही नहीं। वहीं पे ये सारी चीज़ें आती हैं कि आपको नौकरी करनी है, वो भी आपकी कॉल है। आपके चीज़ों के ऊपर है कि आपको क्या लग रहा है, आप इसी से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले सकते हो। लेकिन आज के टाइम पे मैं जो इंडस्ट्री देखी है मैंने कई सारी इंडस्ट्रीज़ में, तो कहीं न कहीं वो ग्रोथ जो पहले कभी दिखा करता था ना, वो नीचे आता गया है। पहले मुझे याद है कॉर्पोरेट के अंदर अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स मिलते थे दिवाली पे, न्यू ईयर पे, होली पे। आज अगर वो आपको मिठाई का डिब्बा दे रहा है तो उसमें भी सोन पापड़ी होएगी। सोन पापड़ी का डिब्बा, जिसको खाना है खाए, ना खाना है ना खाए, या फिर आगे दोस्तों को पार्सल कर जाए। सो वही सारी चीज़ें हैं कि हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, वो उस टाइम के ऊपर जाके ना उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो वो कहीं न कहीं वो डाउनग्रेड होएगा, वो नीचे आएगा। तो जॉब भी आज के टाइम पे देखो, जॉब के अंदर पैसा है, फिक्स सैलरी है, ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा रिस्क लोगे और थोड़ा बिज़नेस को भी देखोगे, अब रिस्क वाली लाइन को अगर मैं कम करूँ, तो रिस्क ये है कि आप जिस चीज़ के लिए बने हो, आप जॉब के लिए बने हो ना, तो थोड़ा-सा उससे बाहर निकल के देखो बिज़नेस करने के लिए। जिस इंडस्ट्री में, जिस फ़ील्ड में आपको इतना एक्सपीरियंस है और आप वो जॉब कर रहे हो ना, मैं तो ये मानता हूँ कि बिज़नेस के रिस्क को कम करने के लिए ना, सबसे बढ़िया ये है कि आप उसी इंडस्ट्री का जॉ बिज़नेस करो आप, जिसमें आप जॉब में थे। क्योंकि कभी भी आप कभी जॉब करोगे ना, तो एक थोड़ा-सा एक चीज़ को आप ख़्याल रखना कि आप किसी के भरोसे पे नहीं कर सकते, कि भाई मैं तो इस इंडस्ट्री का हूँ, मैं एक बंदा रख लेता हूँ 60-70 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख की सैलरी पे, वो उस इंडस्ट्री का होगा जहाँ से मुझे बिज़नेस करवाना है। बट पॉइंट समझो, अगर वो कल को निकल गया या आपके बिज़नेस का 90% चीज़ें वही देख रहा है, तो अपना बिज़नेस अगर कल को स्टार्ट कर लेगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको अगर होटल या ढाबा खोलना है ना, तो आपको खाना बनाना आना चाहिए। अगर आपके साथ वाला जो बंदा है, जो खाना बनाता है, अगर वो चला गया, तो आप क्या उस दिन दुकान बंद करोगे? या अगर वो किसी और दुकान पे चला गया या कहीं और ढाबे पे चला गया, तो रिस्क को कम करने के लिए ना, आप जॉब से अगर निकल भी रहे हो ना, जिस लाइन का आपको जॉब है, जिस लाइन का आपको एक्सपीरियंस है ना, हमेशा वो बिज़नेस स्टार्ट करो। मार्केटिंग की एक थिन लाइन होती है, दैट्स कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट, जिसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि हर चीज़ में एक रिस्क होता है। लेकिन बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ चाहिए होती है, वो है पैसा। तो ये पैसा कैसे आता है? पैसा कैसे आया? गौ मतलब इस वक़्त वैभव के पास अगर पैसा कैसे आया? कैसे मतलब आरजेज़ में और करने के बाद, प्राइवेट शोज़ करने के बाद, अचानक जब इंसान को लगा कि यस, अब मैं बिज़नेस करूँगा, तो पैसा कहाँ से आया? तो मैंने आपको बताया कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि पहले स्टेप से 10वें स्टेप पे नहीं जाना है अपने को। हुँ, पहला स्टेप, आपने शोज़ करे, पर शोज़ के हिसाब से आपको मिल गया। जो हमारी इंडस्ट्री का रहता है कि भाई बहुत आपने बढ़िया, शोज़ करा वो। डेफ़िनिट। उस पर शोज़ को करते-करते फिर आपने वहाँ पे टाइम मैनेज करना सीखा। टाइम मैनेज किया, ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे मैं अभी प्रोफ़ेशनल शूट कर रहा हूँ या प्रोफ़ेशनल शो कर रहा हूँ, तो प्रोफ़ेशनल तरीके से हूँ और वहाँ पे जाके मैं थोड़ा और भी ज़्यादा होता है ना कि अपना जॉली नेचर दिखाऊँगा। तो वहाँ पे आपने चीज़ों को मैनेज करा। बात आती है पैसों की, तो हमेशा पहले स्टेप से आपने एंकरिंग करा, चीज़ें करी,
पैसे कमाए, पैसे जोड़े, फिर थोड़ा सा मैंने मूव करा, मैं आया इंटीरियर लाइन में। एंकरिंग में बहुत अच्छी इनकम है, नो डाउट, पर शोज आप डेली करो, दिन में 3 शोज करो, दिन में 4 शोज करो, व्हाट डू यू बहुत थिंक अबाउट द इंटायर इंटीरियर? अभी स्टूडियो का इंटीरियर कैसा लग रहा है? इंटीरियर अच्छा है, सेटअप अच्छा है स्टूडियो का, नो डाउट। इंटीरियर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्रिएटिव लाइन ही पकड़ी मैंने। पहले रेडियो, देन फिर लिखना, स्क्रिप्टिंग करना, पोइट्री लिखना, शेर व शायरी लिखना, क्रिएटिव इंटीरियर। अभी आप नया क्या कर सकते हो? अभी आपने खुद को मेंटेन कर लिया, अभी आप दूसरों की चीज़ों को मेंटेन करोगे। तो उस इंडस्ट्री को जब मैंने पकड़ा, तो वहाँ पे, अब जहाँ पे पहले स्टेप पे मुझे थोड़े से पैसे मिले, मेरी थोड़ी सी सेविंग हुई, फिर मैं सेकंड स्टेप पे मूव किया इंटीरियर, वहाँ पे मुझे सेविंग्स हुई। पैरेलली इंटीरियर कर रहा हूँ मैं, अभी भी चल रहा है। और फिर उसके बाद वहाँ से कुछ आता है तो मैं इधर ट्रैवलिंग वाले में। ट्रैवलिंग वाले में क्या है कि जैसे घूमना फिरना, तो मैंने एक चीज़ देखा है कि फैशन, खाना पीना और घूमना फिरना, ये 3 इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी। ये 3 एक बार फिर इंडस्ट्री। से रिपीट कर दे, मैं भी जरा माइंड सेट करके नोट कर लूँ इस चीज को। तो आप ये समझो, जैसे पहले के टाइम पर रोटी कपड़ा मकान बेसिक रिक्वायरमेंट, रोटी कपड़ा मकान वो आज भी है। आज भी है। बिजनेस लाइन में खाना पीना, रोटी समझ लो आप, खाना पीना रोटी समझ ले। फैशन कपड़ा समझ लो आप, और घूमना फिरना। तो वहां से मकान हट गया है, बिजनेस लाइन के लिए घूमना फिरना हो गया। तो ये 3 चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली है। अब ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, अब लोग पूछते हैं कि यार पहले रेडियो करा, एंकरिंग करी, देन उसके बाद सीधा इंटीरियर में, फिर सारी चीजें साइड रख के फिर सीधा घूमने फिरने, टूर एंड ट्रैवल में। लेकिन उसके बीच में एक ऐसा भी टाइम था जब कोविड आ गया। बिल्कुल आया कोविड। तो कोविड से पहले मुझे याद है कि मैंने 2016 एंड में मैंने अपना एक स्टूडियो ओपन किया था। तो स्टूडियो जो है ग्लैमर युग मैगजीन के नाम से था, जहाँ पे मैं मैगजीन शूट्स वगैरह करवाता था। तो वहाँ से मेरी बिजनेस की जर्नी आप कह सकते हो कि स्टार्ट हुई थी। फिर कोविड के टाइम पे काफ़ी चीज़ें हुई जो हम लोगों ने झेली, जो हम इस इंडस्ट्री के हैं, एंकर, रेडियो हो गए, देन अदर जो भी इंडस्ट्री आपकी है ना, कि भाई लोगों को एंटरटेन करना है, वो करना है। तो गवर्नमेंट ने, तो मतलब गवर्नमेंट ने क्या, उस टाइम पे वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कोविड की कि गैदरिंग नहीं हो सकते थे। अब गैदरिंग नहीं हो सकते तो आप नहीं कर सकते, रोड्स पे नहीं जा सकते आप, या तो आप किसी ऐसे सर्विस में हो जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है आपकी, जैसे डॉक्टर हो गए, देन फायर ब्रिगेड वाले हो गए, वो वाला। तो अब एंकरिंग खत्म हो गया, शूट खत्म हो गया, वो इंडस्ट्री मेरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गई। उस टाइम पर रेंट देना भारी हो गया था। एंकरिंग के शोज से पैसे आते थे, सब कुछ था, शोज से पैसे नहीं आए तो कुछ नहीं। तो मैंने ये सीखा कि यार इस पैसे से उठा के ना कहीं और लगाओ, उसे अपने लिए रखो, नो डाउट, बट उसको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करो। मेरे पास पैसा पड़ा है, कभी ना कभी खत्म होएगा, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई होगा। तो एक सिंपल है कि मल्टीप्लाई करो आप उसे। तो फिर उसके बाद वो इंडस्ट्री मैंने बंद कर दी, शट डाउन कर दिया उसको। मतलब ये वो समय था जब मतलब 20-22 साल या 23 साल 24 साल के आसपास का आपका समय रहा होगा। हाँ, मतलब इस बात को 2019 की बात है, तो अभी हम्म। 2026 चल रहा है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 9 साल तो हो गए, 9-10 साल के 8 आसपास। साल, 8 साल के आसपास हो गया। तो उस टाइम का एज अलग होता है आपका, आप कुछ करने का सोचते हो और आप देखते, उस टाइम पे सबसे प्लस पॉइंट क्या था ना, हमारे पास इंस्टाग्राम की वो वाली रीलें नहीं थी कि जो आज ये आजकल। बिजनेस स्टार्ट कर लो आप, आज हम्म। वो बिजनेस स्टार्ट कर लो आप ऐसे स्टार्ट कर लो, आप वैसे स्टार्ट कर लो, वो नहीं। खुद से जो आपको समझ में आता है वो आपने आप करा। करते क्या हो, आप क्यों करते हो, आप कैसे पैसे कमाते हो, है ना? तो बहुत सारे सवाल उस वक्त उस टाइम पे नहीं थे, जब कोविड के टाइम पे कुछ ऐसी रील्स नहीं थी। अब इंडस्ट्री कुछ खुल गई है, तो अब फायदा उसका आप भी ले रहे हैं अपने इंडस्ट्री में। बिल्कुल, अगर आप मार्केटिंग की बात करो तो रील, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये आपका मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हो गया। उस टाइम पे रील वगैरह उतनी नहीं थी, चल रही थी बट उतना ट्रेंड में नहीं था ये सब, और उसके ऊपर लोग ना ऐसे नहीं थे कि यार यही देख के यही करेंगे। उस टाइम पे अपने माइंड से काम होता था। आज के टाइम पे क्या है, आपको ये स्टार्ट करना है, चलो आप मुझे इतने पैसे दो, मैं आपको आइडिया देता हूँ। लेकिन उस वक्त एक ऐसा भी था कि बच्चों को पहले बोल दिया जाता था कि भाई इतनी रील्स मत बनाओ, ऐसा मत करो। आज से 8-9 साल पहले कुछ ऐसा था। आज तो स्कूल्स में, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक अलग ही नेचर वाले एक स्टूडेंट्स को रील्स बनाना तो आना ही चाहिए, क्योंकि अपनी आवाज कड़क करने के लिए जो है रील्स बनाना, और एक्टिव रहने के लिए ये चीजें जरूरी हो गई हैं। अब देखो, एक विषय के तौर पर देखा जाता है इसे बेसिकली। एक्टिव तो मैं ये मानता हूँ कि एक्टिव तो उस टाइम पे भी थे, इस टाइम पे एक्टिवनेस थोड़ी कम हो गई है। बेड पे बैठे रील देखना या कुछ बाहर जाके खेलना कूदना कोई चीज़। अभी क्या है कि सारी चीज़ें ऐसी हो गई, बिजनेस स्टार्ट करना है कुछ नहीं, एआई से पूछ लो। कोई हमें मैनेजमेंट कंपनी नहीं चाहिए, हमें किसी का ज्ञान नहीं चाहिए, कि एआई को रखो और पूछो। उस टाइम पे एआई नहीं होता था,
तो आपकी मजबूरी थी कि आपको लोगों को, चीज़ों को ढूँढना है। आपको लोग चाहिए तो लोगों को ढूँढना पड़ेगा मार्केट में जाके। आपको कोई स्क्रिप्ट लिखनी है तो आप एआई से नहीं लिखवा सकते थे। आपको कोई गाना लिखना है, आपको कुछ भी क्रिएटिव चीज़ें करनी है तो आपका, तो जिस टाइम पे सारी चीज़ें होती है ना, उस टाइम पे माइंड आपका डेवलप होता है। आज के टाइम पे माइंड डेवलप क्यों नहीं हो रहा? मुझे यहाँ पे आने का गूगल मैप का रास्ता याद है, तो कल को मैं यहाँ पे आऊँगा फिर गूगल मैप से आऊँगा, परसों आऊँगा वो। जब तक मैं उस चीज़ को खुद को अडॉप्ट नहीं करता कि भाई मुझे ये रास्ता पता होना चाहिए, तब तक तो मैं आँख बंद करके सीधा ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ। क्या है साइड में, कौन सा अपार्टमेंट आ रहा है, कौन सा आपका मॉल आ रहा है, कौन सा आपका होटल आ रहा है, क्या ज़रूरत है? जब गूगल है अपने पास तो। तो हम लोग थोड़े ज़्यादा ना उनके ऊपर आ गए हैं। तो उस टाइम पे क्या था, आपको कुछ भी एक वेबसाइट बनानी होती थी, आपको ढूँढ-ढूँढ के बनाना होता, क्या स्क्रिप्ट लिखूँ, क्या राइटिंग लिखूँ, इंट्रोडक्शन में क्या लिखूँ? अभी क्या है, गूगल करा, आपने एआई को लिखा, क्या मुझे एक वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर ये डिटेलिंग चाहिए, इस डिटेलिंग के बारे में मुझे बता दो। तो उस टाइम पे वो माइंड आपका डेवलप हुआ, तो आज उसका फ़ायदा हो रहा है। तो उस टाइम पे जो मैंने चीज़ें देखी कि भाई जो करना है ना, आपको खुद करना है। आप चाहे 10 लाख का बंदा रख लो या 10,000 का रख लो, वो आपको एक टाइम के लिए तो आपके साथ है। उसके बाद उसका काम खत्म, तो वो निकल जाएगा। तो यही मैंने सीखा कि यार घूमना-फिरना देखो हर कोई करता है। जब मैं इस इंडस्ट्री में था, एंकरिंग में था, आप भी एंकरिंग में हो, आप भी शोज़ करते हो, अलग-अलग शूट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं अलग, लोकेशन अलग-अलग होती है। उस टाइम पे स्टेटस होता था, तो उस टाइम पे 24 आवर्स वाला स्टेटस तो नहीं होता था। उस टाइम पे आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, वो होता था आपका। अब उसमें क्या है, अब लोग यार भाई कहाँ घूम रहा है? हुँ, कहाँ जा रहा है? सबसे क्या ज़्यादा। कर रहा है? अब ये हम लड़कों का कन्वर्सेशन हो गया, लड़कियों का, ये ड्रेस कहाँ से ली? वो ड्रेस कहाँ से ली? तो मैंने कहा फैशन इंडस्ट्री नहीं खत्म होनी और उसके बाद आपकी ये टूर एंड ट्रैवल की इंडस्ट्री नहीं खत्म होनी। फैशन में मैं तो नहीं हूँ उस लाइन का, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। ट्रैवलिंग में कौन बंदा नहीं घूमा है? मैं आपको कौन-सा कह रहा हूँ कि एक गाइड को लेके जाना है, आपको वो करना है, आप जाओ अपना गूगल करो, आप जाओ। तो घूमने वाला हर चीज़ है। तो इसीलिए मैंने वो इंडस्ट्री को थोड़ा-सा चेंज करा और मैं टूर एंड ट्रैवल में आ गया। फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया टूर एंड ट्रैवल में। तो अब बिज़नेस का नाम क्या रखना है? तो हुँ, वो एआई से नहीं पूछ सकते क्योंकि एआई आपको वो बताएगा जो ऑलरेडी गूगल के ऊपर रैंक कर रहा है या गूगल के ऊपर ऑलरेडी है। तो मैंने क्या है सोचते-सोचते मैंने कहा यार सफ़र करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं ना, हिंदी वाले सफ़र की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा मौज-मस्ती करते हुए जाते हैं, रील देखा, इंस्टाग्राम देखा, सब कुछ जश्न हुँ, मनाते हुए जा रहे हैं एक जश्न तरीके से। मनाते हुए जा रहे, तो मैंने अपने बिज़नेस का नाम रख दिया जश्न सफ़र, जश्न-ए-सफ़र। जश्न सफ़र। तो एक कहीं न कहीं वो कनेक्टेड भी होता है लोगों को कि यार कुछ तो होगा, जश्न सफ़र। तो हम मेरा टैगलाइन भी यही है, जश्न मनाते अपना सफ़र करो ना। क्यों? ऐसे पहले के टाइम पे सफ़र होता था यार बैठ के जाओ अपना, सब अननोन है। आज के टाइम पे तो कितनी चीज़ें आ गई हैं। बट एक नया चीज़ और नया ट्रेंड जो है सफ़रनामा के साथ जो आपने बताया है जश्न-ए-सफ़र में, कभी ऐसा होता है कि आजकल जो ट्रेंड बनाया है कि क जानना पहचान तू मेरा मेहमान। मतलब एक आदमी कहीं से आ रहा है, एक कहीं से आ रहा है, फिर आपने 35 लोगों को जोड़ा, फिर एक टूर पे निकल गए हिमाचल और 5 लोकेशन अलग-अलग जिसमें कई बैचलर्स भी आती हैं, लड़कियाँ भी आती हैं और लड़के भी आते हैं। फिर ये कैसा होता है ये सफ़रनामा? देखिए पहले ये चीज़ें होती थी, तो जानना पहले पहचान मैं तेरा हाँ, मेहमान, वो बिल्कुल। होता था। आज के टाइम पे क्या है ना, अगर आप अनजान हो ना, तो अच्छे जान-पहचान कर पाओगे। क्योंकि जान-पहचान वाले लोग ना अब अनजान होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ें देखी मैंने यार, अननोन्स को लेके जाते हैं ना, मज़ा आएगा। फैमिली वाले को लेके जाओगे तो वो वहाँ फैमिली में बैठा है, वो वहाँ बैठा है, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, सब कुछ अलग-अलग है। अननोन्स को लेके जाओ। आज के टाइम पे लोगों में ना एक चीज़ें आई हैं, एक इंट्रोवर्ट होता है, ठीक है? एक एक्सट्रोवर्ट होता है। तो हर बंदे को लो, लेके जाओ, आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके जा रहे हो ना, तो उन्हें खुश रखो आप। हर तरीके से लेके जाओ आप उन्हें। ऐसा नहीं है कि बस हाँ, बस में बैठे, गए और अपना घूम कर वापस आ गए। हुँ। कितने लोगों को आप जानते होंगे अपने जब टूर में जाओगे? अभी मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप लोग इनसे मिल रहे हैं, जो भी है यहाँ पे, आप कितने लोगों को जानते थे? 3-4 दिन हुए, फ्रेंडली नेचर हुआ, बात हुई, सारी चीज़ें। एक एक ना आज के टाइम पे एक चीज़ है, आप खुद को अकेला मत रखो। घूमो-फिरो, लोगों से बात करो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेफ्टी नॉर्म्स? क्या-क्या होने सो चाहिए? ऐसे सेफ्टी टाइम पे अगर हम कहीं घूमने के लिए एडवाइस देते हैं किसी को कि ऐसे वो कौन है स्ट्रेंजर है यार, उनके साथ कैसे जाऊँ मैं? तो ये डर अब तो मार्केट से ये नए लड़कों में जेनज़ीज़ में भी निकल चुका है कि पापा मैं जा रही हूँ, पापा मैं बता रही हूँ, जा रही हूँ। हाँ, मतलब पूछ नहीं रही हूँ, मैं तो बता रही मैं तो हूँ। बता रही हूँ कि मेरा एक टूर है, मैं जा रही हूँ। तो मतलब पहले के टाइम में पूछते थे कि पापा मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन अब पूछते हैं पापा मैं जा रही हूँ। बता रही हो या फिर इन्फॉर्मेशन दे रही हो? तो वो डिसाइडेड है सब चीज़ें। तो ये कितना सेफ है या नहीं है क्योंकि स्ट्रेंजर्स के साथ जाना?
देखिए हम लोग जो लेके जाते हैं तो हमें तो पता है कि हमारी सेफ्टी क्या है, क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशंस में लेनी चाहिए क्या हमें। क्या लेते हैं आपकी कंपनी, क्या क्या ऐसी प्रिकॉशंस लेती है? देखिए पहले तो हम उनका सोशल मीडिया ज़रूर देखते हैं एक बार, अगर हम जेनज़ीज़ को लेके जा रहे हैं या कुछ भी, उनका एक्चुअल में नेचर क्या है? आज के टाइम पे ना सबका सोशल मीडिया जो है ना आपका पब्लिक है। कहाँ कौन घूम रहा है, किस तरीके से है वो। और बाकी सेफ्टी तो देखिए सबकी सेफ्टी सबके हाथ में है, खुद के हाथ में होती है। आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे ये था कि लोग पहले निकलते नहीं थे, लोग डर-डर के रहते थे, तो लोग ना इतना ओपन नहीं थे। तो आज के टाइम पे वो चीज़ नहीं है। अगर मैं हमारे बाद वाली जनरेशन की बात करूँ जो जेनज़ीज़ हैं, तो वो लोग ओपन अप है। उन्हें पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हमें तो नहीं पता होता क्या सही है, क्या गलत है। 12-13 साल के में आजकल लोग अपने-अपने चीज़ों में, प्रोफ़ेशंस में जा रहे हैं। 10 साल के लोग भी जा रहे हैं, डांस में 6-7 साल के भी जा रहे हैं। उस टाइम पे इतना ये चीज़ नहीं था। तो जब आपको कोई स्टेज मिलता है ना, तो आपको उसको मतलब आप उसे अडॉप्ट करो एक बार को। देखो करके क्या होता है। क्योंकि रिस्क तो किस चीज़ में नहीं है। रोड पे जा रहे हो तो भी आपका रिस्क है, आप कहीं आ रहे हो तो भी आपका रिस्क है, तो रिस्क तो हर चीज़ में है। तो हम तो ये बोलते हैं कि देखो हम तो अपनी तरफ से 100% देंगे, लेकिन आपका भी पार्ट उतना होना चाहिए कि आप अगर स्ट्रेंजर्स को जा रहे हो, आप उनको कैसे कंफर्टेबल करोगे, कैसे उनको क्या चीज़ करोगे, किस तरीके से करोगे। तो मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें ना थोड़ी-सी मैनेज करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है। हो जाती दोज हैं। पीपल्स एज अ एल्डर जो अपने बच्चों का काफ़ी ध्यान रखते हैं या फिर सिक्योरिटी रीजंस पे कहते हैं, तो जश्न सफ़र उस तो पहले हम लोग सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी देख लेते हैं। जितना देखो, जितना हम लोग देख पाएँगे उतना कर लेंगे बिल्कुल। क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेके जा रहे हैं। आपका एक टैग है, आपका एक ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है जिसके साइड से लोग जा रहे हैं। तो सेफ्टी बाकी जो आपको पता ही है क्या सबकी सेफ्टी सबके हाथ में होती है। क्योंकि आप सारे प्रिकॉशंस तो ले सकते हो, लेकिन जब तक आप उसका पार्ट नहीं बनोगे कि हाँ भाई मैं अपनी सेफ्टी भी खुद देखता हूँ, दूसरों की सेफ्टी भी देखता हूँ। तो तब तक तो देखो, अगर आप आज के नेचर की बात करो तो लोगों का नेचर जॉली नेचर हो गया है। ओपन अप हो रहे हैं लोगों के साथ। मैं थोड़ा फ़नी उसमें लेकर आना चाहता हूँ थोड़ा-सा। जब ये आरजे थे तब हमेशा मम्मी-पापा हमेशा कहते थे, तो क्या आपको भी हमेशा ऐसा होता था कि मम्मी को जब आप बोलते थे कि मैं ज़्यादा टॉकी हूँ या इस तरीके से होता है, तो मम्मी का क्या रिएक्शन होता था? नहीं, उन लोगों का रिएक्शन काफ़ी अच्छा था। ऐसा नहीं था क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसा था कि सवाल पे सवाल, ये है तो क्यों है, कैसे होगा या क्या होगा? तो उस टाइम पे बहुत सवाल मैं भी करता था। तो उस टाइम पे जो सारी चीज़ें थी ना, वो सारी चीज़ें ऐसी थी कि यार मेरे को भी तो बताया गया। तो सेफ्टी और प्रिकॉशंस की जो हम लोग बात कर रहे थे, वो ये था कि यार देखो आप जितना अपने साइड से करोगे कि यार ठीक है, देख लेते हैं कौन-कौन जा रहा है। आधार, पैन तो ऑब्वियसली सबमिट करना ही पड़ता है। जो अगर आजकल सबकी प्रोफाइल जो है ना पब्लिक है इंस्टाग्राम पे, तो एक बार हम लोग उस पे भी नज़र मार लेते हैं कि जाने वाले जो लोग हैं, वो क्या हैं, कैसे हैं, उनका नेचर क्या है, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, घूमना-फिरना पसंद करते हैं। तो उस तरीके से तो जितना हम लोग कर पाएँगे क्योंकि हमारा ब्रांड जुड़ा हुआ है उसके साथ, एक ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है, जश्न सफ़र। तो ऐसा ना हो कि मतलब वो ब्रांड पीछे हो जाए या किसी भी एक रीज़न से, तो आप जब अपनी कंपनी चला रहे होते हो ना, आप कोई भी एक रीज़न ऐसा नहीं छोड़ते कि वो उसको डाउनग्रेड कर दे या उसके अगेंस्ट कुछ हो जाए। तो यार ये सब चीज़ें तो हम लोग देखते ही हैं। तो घर में कैसा माहौल रहता था कि जब आप छोटे थे तब भी आपने सोचा था कि ऐसे बिजनेसमैन बन जाएंगे, तो मम्मी और पापा का जो पूछने का रिएक्शन था वो कैसा रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आगे जाके क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि जो सोचा हुआ होता है ना, वो तो नहीं होता अब है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। नाम देखो, नाम में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? आप नाम कर रहे हो, अपने शहर में कर रहे हो, अपने सिटी में कर रहे हो, अपने घर में, परिवार में कर रहे हो या आप पूरे ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने कभी वो नहीं सोचा कि यार पहले नाम करना है, ये करना है, वो करना है। आपका जो आपकी जर्नी है ना, आप उसको बिल्कुल अपने कम्फर्ट लेवल से थोड़ा-सा बाहर निकालो। मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल कम्फर्ट लेवल से बाहर जाओ। तो स्टार्टिंग से ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि हाँ, टॉकेटिव नेचर था मेरा। मनी और इमोशनल? हाँ, तो मनी। अगर मैं कहूँ मैं तो मैं वही कह रहा हूँ कि मनी या इमोशनल? इमोशनल। इमोशनल। इमोशनल होके आप मनी निकलवा सकते हो। इमोशनल करके मनी निकलवा सकते। सो बेसिकली क्या है ना, देखो अगर आपको किसी को कनेक्ट करना है ना, तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आपको क्या करना है। जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो ना, तो उससे मनी अपने आप आ जाएगा। अगर आप किसी पे मतलब कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा है अगर, ठीक है, आपके साथ है, आपके साथ खड़ा है, तो इमोशनली सपोर्ट होना चाहिए। मनी का क्या है यार, मनी तो आप कमा लोगे। तो मैं ये मानता हूँ कि इमोशनली चीज़ें जो होती है ना, तो वो लोगों को डेवलप करती है। तो इमोशनली कहाँ से, पापा से मिला है या मम्मी से मिला है? दोनों से ही मिला है वैसे तो। कनेक्शन दोनों से रहा है, मैं कभी बाहर नहीं रहा, तो इस वजह से मैं कभी हॉस्टल में नहीं पढ़ा, कुछ नहीं।
तो मैंने नॉर्मली पढ़ाई करी, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था मैं, लेकिन ये होता है ना जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो उनका सपोर्ट ये होता है कि हाँ चलो बढ़िया है, लड़का सही कर रहा है, ये है। मैं उतना नहीं था, तो बस ये बता दे कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, ना कुछ कर ले। कुछ ना कुछ कर लूंगा, जैसे जीना है उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जी लूंगा। अब जो आपने इमोशनली और मनी की बात करी है ना, तो इसमें क्या होता है ना, देखो इमोशनली बंदे को डेवलप करता है। अगर किसी के साथ इमोशन जुड़ा है या आप इमोशनल हो, वो बंदे को डेवलप कर। मनी मैं कहता हूँ बंदे को शायद बिगाड़ रहा है आज के टाइम पे। जिसके पास बहुत पैसा है, मैं किसी को इंडिविजुअली नहीं, लेकिन वो फिर अपने से नीचे वाले को कुछ नहीं मानता। आपके आपके वहाँ पे गार्ड हैं, आपके वहाँ पे वेटर हैं, कुछ वो नहीं मानता, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहा उसके साथ कि यार वो बंदा भी अपनी नौकरी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके पास पैसा है, मेरा पैसा है, ये मुझसे कैसे फालतू बोल सकता है। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ यार इमोशनल कनेक्ट होना जरूरी है, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता है। आज आपके पास है, आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो, आपके साथ उसका कोई रिलेशन है, वो पैसा अगर बीच में आए तो शायद वो रिलेशन बिगड़ सकता है। तो इमोशनली कनेक्शन वो ज्यादा अच्छा है। होता है, बिल्कुल बहुत होना चाहिए, जरूरी है। बहुत जरूरी है। दैट्स ग्रेट। मैं अगर कोई भी काम करता हूँ तो मैं ये देख के जरूर करता हूँ कि जिसके लिए कर रहा हूँ या जिन लोगों के लिए कर रहा हूँ, उसको पहले, अपने को पहले उनकी जगह पे रखूं कि उनको क्या फील होगा। मैं अगर कोई जर्नी या कोई ट्रिप निकालता हूँ तो मैं ये देखता हूँ पहले कि यार कहाँ का ट्रिप निकालना चाहिए। मैं ये नहीं देखता कहाँ सब जा रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़, अब जैसे हमारा जो वीकेंड का ट्रिप होता है, तो उसको मैंने जश्न वीकेंड के नाम से निकाला है। किसी का अगर ट्रिप है दुबई का या कुछ, तो जश्न दुबई। तो मैं कहीं ना कहीं उनके कनेक्शंस को जोड़ रहा हूँ उनके साथ। अगर मैं उनका ग्रुप भी बनाता हूँ कि भाई ये ग्रुप है जिसमें आपको सारे चीज़ें मिलेंगी, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिलेगा, तो उसको भी मैं जश्न सफ़र पहले नहीं रखता, मिस्टर एंड मिसेस करके फिर जो उनका नाम है वो रखता हूँ, जश्न सफ़र बाद में रखता हूँ। इससे होता क्या है कि जब कोई कोई भी अपना नाम देखता है ऊपर, तो वो उस चीज़ को ना इग्नोर नहीं कर पाता। वो एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई जहाँ आपका नाम है ना, वहाँ पे आप पहुँचोगे पहुँचोगे। मैंने अभी रिसेंटली देखा कि एक भारतीय रेल ने भी ऐसी चीजें शुरू करी हैं जिसमें एक डब्बा जो है स्पेशली अभी बहुत फेमस हो रहा था, जिसमें पूरा हनीमून स्वीट बना रखा है। तो क्या लोग इतना पैसा खर्च करते हैं हनीमून स्वीट्स फ्लाइट्स में, या फिर प्राइवेट जेट्स की आप बात करें, तो क्या ऐसा भी कोई सीन हुआ है कि किसी ने अपनी माशुका के लिए या बीवी के लिए एक हनीमून फ्लाइट पूरी पूरी बुक करी हो, इजीली फ्लाइट के लिए उठने के लिए? बिल्कुल होता है। जहाँ पे आपने कहा ना मनी है इमोशनल, तो यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन जुड़ा है। अच्छा। यहाँ पे हर कोई ये नहीं देख रहा कि मनी से क्या होगा क्या नहीं होगा। जो अब एक होता है ना कि आपने कहा कि अपनी माशुका के लिए, अपनी बीवी के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, तो वहाँ पे शायद मनी उतना मैटर नहीं करा, वहाँ इमोशनल मैटर करा है। अब आप अगर किसी को आप ट्रिप पे लेके जा रहे हो, तो उसका इमोशनल टूर होगा उसका। ये नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। तो हाँ, फ्लाइट लोग बुक करवाते हैं। अभी जैसे आप इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे, रील पे एक वायरल हुआ था कि फर्स्ट क्लास डब्बे को जो है, एसी फर्स्ट क्लास था, उसको बिल्कुल डेकोर किया हुआ था, व्हाइट कलर की बेडशीट, रोज पेटल्स वगैरह थे। आप शायद उसी की बात कर रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हाँ होता है। अब यहाँ पे क्या है, मनी जो लगा लगा, बट बंदे ने एफर्ट दिखाया। वो एफर्ट क्यों हुआ? इमोशनल कनेक्शन की वजह से। पैसा होगा तो होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर इमोशनल कनेक्शन है ना, तो बंदा पैसा कहीं ना कहीं से करके आपके मतलब आपके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें तो करेगा बिल्कुल ही। तो हाँ ऐसा होता है, लोगों ने फ्लाइट बुक करा है। मैं मतलब हम लोग चार्टर्स भी करते हैं। तो चार्टर्स के अंदर क्या है कि एक कितना कपल, खर्चा आ जाता है इस चार्टर्ड फ्लाइट में? देखिए चार्टर फ्लाइट के अलग अलग खर्चे होते हैं, 12-15 लाख भी आता है, 20 लाख भी। अब थोड़ा सा मैं इसको, अगर आपने स्टार्ट ही करा है तो थोड़ा सा मैं बताऊं, चार्टर में होता क्या है कि आपने एक चार्टर बुक करा, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आपने चार्टर बुक करा है। वो चार्टर जहाँ पे खड़ा होगा, जिस भी एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ा होगा, आपको वहाँ के पार्किंग के चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जितने देर के लिए खड़ा है वो भी। फिर डिपेंड करता है आप राउंड ट्रिप ले रहे हो या सिंगल ट्रिप ले रहे हो। अगर चार्टर आपने दिल्ली से उदयपुर या दिल्ली से बैंगलोर कहीं भेजा, तो वो चार्टर वापस भी आएगा। आपको तो सिर्फ वन साइड का ड्रॉप चाहिए, बट आपको पे करना पड़ेगा दूसरे साइड के ड्रॉप के लिए भी, फॉर द रीजन बीइंग, क्योंकि अगर सिंगल आप लोगे तो यार हमारा भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि हम आपको छोड़ के फिर वापस आ रहे हैं या वापस लेके जा रहे हैं। तो वो चीज़ है, राउंड ट्रिप में थोड़ा सा जो है अपने को होता है। और जितनी भी राउंड ट्रिप हैं वो सारी, ज़रूरी नहीं कि लोग राउंड ट्रिप लेते हैं, बट हाँ थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि आपको पार्किंग वगैरह के चार्जेस भी देने पड़ते। तो पार्किंग की जैसे बात कर रहे थे हम लोग, तो पार्किंग में क्या होता है कि आपको वो अमाउंट भी पे करना पड़ता है, प्लस आपका जो फ्यूल का इस टाइम पे प्राइस चल रहा है वो सब मिला के, मतलब आप ये मान लो हाँ 15-20 लाख में आपका हो जाता है। फिर डिपेंड करता है अपनी फ्लाइट कौन सी की है, 5 सीटर भी आती है, 16 सीटर भी है,
13 सीटर भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किस तरीके से आपको, जितना कम सीटर की फ़्लाइट होती है, उतना आपको जो सर्विसेज़ हैं वो अच्छी मिलती है, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है फ़्लाइट। तो हाँ, एक याद है मुझे, मतलब एक लोग थे, उन्होंने क्या है कि वो कोलकाता से उदयपुर आए थे, तो ऑब्वियसली वो रिच फैमिली से ही बिलॉन्ग करते होंगे। उन्होंने फ्लाइट बुक करी थी और वो पूरे फ्लाइट को डेकोरेट करवाया था। आपका फ्लावर पेटल्स हो गए, रोज़ पेटल्स हो गए, चॉकलेट्स रखे थे वहाँ पे अलग-अलग तरीके के, और काफ़ी प्रीमियम लुक था वो, काफ़ी प्रीमियम उन्होंने फ्लाइट को बुक करा था। तो पूरी फ्लाइट जो है बलून और वो, तो एक होता है ना कि हमने ये सारी चीज़ें गाड़ी, बस, कार, घरों में भी तो देखी है। बट हाँ, फ्लाइट वाली चीज़ें अगर आप बुक करते हो तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा होगा। तो जश्न सफ़र के साथ ही है ये सारा एक्सपीरियंस। तो यही मैंने ये सारी चीज़ें देखी। तो हाँ, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। उनका क्या था कि उन्होंने 2 या 3 घंटे का था उनका। उन्होंने उदयपुर का कोई पैलेस बुक किया हुआ था, रिज़ॉर्ट बुक किया हुआ था पूरा प्रॉपर, और उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। वो उनकी जो मैरिज एनिवर्सरी थी, आई थिंक 5th या 6th मैरिज एनिवर्सरी थी, उन्होंने अपनी वाइफ़ को सरप्राइज़ देने के लिए वो पूरा कुछ किया हुआ था बुक। हाँ, तो मैंने कहा ना, वही इमोशनल और मनी। मनी था, इमोशनल कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो शायद उस मनी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली आरजे के सफर में कभी-कभी ऐसा भी होता था कि आप जब लेट पहुँचते थे, तो और लेट सो के उठना, अक्सर ऐसा होता था। तो मदर का कैसा रिएक्शन होता था बेसिकली? नहीं, मतलब इस चीज़ में तो टचवुड मैं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स का तो काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स था। उन्होंने काफ़ी, मतलब साथ दिया इन सब चीज़ों में। लेट पहुँचता था, मम्मी जगती रहती थी। मुझे याद है कि मम्मी खाना नहीं खाती थी और कई बार। आफ्टरनून में जब मम्मी सो जाती हैं तब कुछ अलग ही मज़ा आता है घरों में। उस टाइम पे ना थोड़ी अलग चीज़ें होती हैं। मम्मी सो गई या कुछ, तो कुछ कर रहे हो तो फिर मम्मी उठ गई, फिर गुस्से में। तो ये वो जो ऑफ़िस और बॉस वाला वो था ना, वही हो जाता है कि कोई सोए हुए को आपने जगा दिया है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा तो हो गई। लेकिन ठीक है, सब कुछ ठीक है, उस टाइम की चीज़ें अलग थी, आज के टाइम की चीज़ें अलग हैं। उस टाइम पे एक चीज़ था ना कि घर में सब लोग एक साथ रहते थे, तो एक-दूसरे की जो डिस्टर्बेंस है, वो लोगों को शायद ऐसा लगता था कि यार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्यों? और आज के टाइम पे सबके अलग-अलग रूम है, कोई फ़ोन में लगा हुआ है, कोई अपने रूम में बैठा हुआ है, वो गैदरिंग नहीं हो पा रही है। करें कि कम स्टेटमेंट वालों के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे थे हम। देखो, मुझे लगता है ना, कम स्टेटमेंट वाला नहीं लेते हैं, नहीं तो लोगों को ना हर्ट। भाई कम बजट है, मैं क्या करूँ? तूने कहा बैंक्वेट वगैरह में भी अरे करा। कम बजट में, अब एक बात बताओ, कम बजट में अगर मैं कह दूँ यॉट कर लो आप, तो यहाँ से किसी को कश्मीर जाना है, वो यॉट में कैसे लेके जाऊँगा किसी? तो यार मेरे को ये बताओ कि कम में भी कुछ हो सकता है, कुछ जिनके पास मतलब 10-15 लाख हैं तो उसमें भी काम, बस इतने, इससे ज्यादा बजट नहीं है, इससे ज्यादा बजट नहीं हो तो नहीं, क्या किया जा सकता? बिल्कुल हो सकता है। देखो, हम क्या करते हैं कि हमारा जश्न सफ़र के अंदर जो हमारा मेन, जो हमारा एक कह लो मकसद जो है ना, वो हम पैकेजेस को टेलरिंग पैकेजेस कहते हैं। आप कस्टमाइज़ कह लो या तो कस्टमाइज वर्ड्स और टेलरिंग तो काटने वाला हो जाएगा। हम भी तो, अगर किसी को कहीं 4 जगह घूमना है, उसमें 2 जगह नहीं घूमना, 2 जगह काट देते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है ना, हमने कस्टमाइज़ टेलरिंग पैकेज इसलिए रखा हुआ है, कई बार क्या होता है ना, देखो आज के टाइम पे टाइम को मैनेज करना, किसी को 3 दिन या 4 दिन की छुट्टी मिली है, तो ज़रूरी नहीं है कि 4 दिन में आपकी वो जगह कवर हो जाए। लेकिन उस जगह में आपका टाइम क्या है, आप हमें टाइम बताएँगे कि हमें तो 4 नाइट 3 डेज़ का, मतलब 4 नाइट का 5 डेज़ का चाहिए, 3 नाइट 4 डेज़ का चाहिए, तो उसके हिसाब से हम उस पैकेज को कस्टमाइज़ करते हैं। टेलरिंग पैकेजेज़ जिसे हम लोग कहते हैं, कि उसमें होता ये है कि अगर कोई फ़ेमस जगह है, अब कहीं भी आप जाओगे, 12, 15, 20, 25 कितनी भी जगह हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ेमस क्या है? 4 जगह, 5 जगह, तो हम क्या करते हैं, उसको आपके उस पैकेज में डालेंगे जिसके हिसाब से आपके पास टाइम है। बहुत सारी चीज़ें होती है, अब लोग कहते हैं यार थोड़ा-सा अपने को ना बजट फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी हमारा टेलरिंग पैकेज आया। बजट फ्रेंडली में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किस तरीके से वहाँ पे जो है 4 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, तो हम 4 स्टार से नीचे नहीं जाते हैं। हमारा 4 स्टार, 5 स्टार इससे ऊपर ही रहता है, रिज़ॉर्ट रहता है। फॉर द रीज़न बीइंग कि हम सिर्फ़ आपको ना वो चीज़ नहीं देना चाहते जो हर कोई आके दे रहा है आपको। सम पीपल आर इंटरेस्टेड फॉर द क्रूज। ये हुँ। जो क्रूज में जाने का तरीका है, जाते हैं वहां पर शैंपेन खुलती है, वहां पे कुछ गैम्बलिंग चलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां का एक्सपीरियंस लोग मांगते हैं आपसे। देखिए, क्रूज़ बिल्कुल ऑप्शन में आता है कि लोग आजकल क्रूज़ में घूमना चाहते हैं। फ़ोटो शूट के लिए, प्री वेडिंग शूट के लिए सबसे बढ़िया जो लोगों का चल रहा है, वो चल रहा है यॉट। आप गोवा में गए, वहाँ पे आपने एक यॉट बुक करा, फ़ोटो शूट हुआ, वो सब चीज़ भी हम लोग अवेलेबल करवाते हैं उसके अंदर, फ़ोटो शूट्स वगैरह सब कुछ। उसमें क्या है ना, वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। पहले प्री वेडिंग शूट्स चलते थे, प्री वेडिंग शूट्स आज भी चल रहे हैं, बहुत ट्रेंड में इनफैक्ट। लोकेशंस पे गए, शूट करा, पहाड़ों पे, झील पे, झरने पे। तो हम चाहते थोड़ा-सा
और आगे जाएं आप, यॉट के ऊपर शूट होता है पूरा। तो यॉट के ऊपर जो है आपका पूरा मतलब एक थीम डिसाइड कर लो कि आपको किस तरीके से क्या शूट है, उसमें पूरा आपको प्रॉपर वीडियो शूट और स्टिल अब तो फोटो वहाँ शूट पूरी पूरी मिलेगा। पिक्चरें भी बन जाती है, पूरा क्रू लेके जाते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक पिक्चर आई जिसमें पूरी शूट जो है शिप के ऊपर ही कर डाली। हाँ देखिए, क्रूज शिप एक अलग हो गया, यॉट थोड़ा उसका छोटा भाई कह सकते हो आप। नहीं, छोटा भाई। छोटा भाई कह सकते हो उसको। हम्म ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका प्री वेडिंग शूट हो गया, या हम्म। कोई शूट आपको करना है वो हो जैसे गया, अगर अपना उसमें पानी अगर में चल रहा ट्रैवल है। करने की बात करें, उसमें कोई बंदा ट्रैवल करने के लिए जाता है तो कितने लोग होते हैं, मतलब सिक्योरिटीज होती हैं पानी के बीच में जहाँ आपका एक छोटा भाई जा रहा है, तो कहीं उसमें सिक्योरिटी होती है कि हाँ भैया हमारी दुल्हनिया और दूल्हा जो है तो वो तो है ही है, बाकी कितने लोग होते हैं सेफ्टी के लिए? नहीं, ज़्यादा लोग तो यॉट में नहीं आ सकते हैं, बिकॉज यॉट की भी एक लिमिटेशन होती है, बट यॉट बहुत तरीके का होता है, मिनी साइज़ का, मीडियम साइज़ का, बिग साइज़ का। देखिए, सेफ्टी सब में है। सेफ्टी, अगर पानी में कोई भी चीज़ चल रहा है तो आपको सबसे पहले, आप फ्लाइट के अंदर जाते हैं, वो आपको, अगर आप उस वाले दरवाजे में बैठे हो जो इमरजेंसी एग्जिट है, तो आपको बताते हैं ना कि भाई अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है, खोल लेना दरवाज़ा। या अगर आपको लगे कि ऑक्सीजन कम है तो पहले अपना मास्क सेट करें, उसके बाद दूसरों का। तो इसीलिए अपनी सेफ्टी एट द एंड अपने हाथ में है। सारी चीज़ें होती हैं, सेफ्टी सारे उसमें होते हैं। आप मतलब ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर बार कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो, बट ठीक है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, आपका स्विम जैकेट वगैरह रहता है, वो सब चीज़ें हैं, तो काफ़ी सेफ ही है, मतलब सारा कुछ सेफ है एक तरीके से। कितना अजीब सा सीन मुझे लग रहा है कि लोग जो है हनीमून स्वीट्स की तरह उसमें जाएं और पता चला कि सबने वो जैकेटें पहन रखी हैं, दुल्हन ने भी पहन रखी है, दूल्हे ने भी पहन रखी है, तो क्या ऐसा सीन होता है वहां पर? नहीं, नहीं, लाइफ जैकेट्स रखे होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ना सडन नहीं होता। ओके। कोई भी चीज़ सडन नहीं है कि ऐसे-ऐसे चल रहा है और पलट गया। हम्म क्योंकि वो एक उसी तरीके से बना हुआ चीज़ है जो पानी के अंदर चल रहा है। यॉट हो गया, क्रूज़ हो गया आपका, तो कोई भी चीज़ होगा ना वो धीरे, धीरे, धीरे करके आएगा जब तक आप अपनी सेफ्टी कर लो। कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, फ्लाइट में भी तो आप जाते हैं, वहाँ पे भी आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस बताए जाते हैं। फिर आप जहाँ पैर रखते हो वहाँ पे मैगज़ीन रखी होती है कि भाई जो होगा अपना पढ़ लो, कर लो। तो हर जगह वही है कि पहले खुद का करो, फिर दूसरों की हेल्प करो, कि आप बच पाओगे जब भी दूसरों को बचा पाओगे। तो ऐसा नहीं है, और फिर हम लोग उस सेफ्टी को थोड़ा-सा लेके चलते हैं कि अब जैसे सिर्फ़ शूट की बात है, अब जैसे घूमने का है, तो किसी ने कहा यार हमें घूमना है, तो यहाँ से वहाँ जाके ऐसे करके राउंड लाना है। लेकिन अपना क्या है कि अगर आपको शादी का है, कुछ है, तो जैसे आपका क्रूज़ चल रहा है, तो हम बहुत ये नहीं कि बिल्कुल बीच पे चलाएँगे, थोड़ा-सा लैंड पार्ट रहेगा और थोड़ा-सा ही हम आगे लेके जाएँगे शूट, क्योंकि शूट्स हमेशा कट-कट करके होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर 1 घंटे का शूट निकालना है, तो 1 ही घंटे आपको पूरा घूमना पड़ेगा। आप अलग-अलग कॉस्ट्यूम में, अलग-अलग गेटअप में आप उसके अंदर रह सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे के शूट के लिए हमें पूरा 1 घंटा घूमना है। आप 5-10 मिनट में करा आपने किसी भी चीज़ को स्लो मोशन बना दिया, या उसमें कोई मतलब ऑडियो डाल दिया, पीछे एक विज़ुअल कुछ चल रहा है आपका, ऑडियो डाल दिया उसके पीछे, रोमांटिक सॉन्ग्स डाल दिए उसके पीछे, तो वो सारी चीज़ें, प्रिकॉशंस हम लोग हर चीज़ के रखते हैं। तो ये ज्यादातर जो शूट्स वाला जो पानी में होता है, ये मुंबई में होता है या कहीं ऐसी जगह साउथ में भी पॉसिबल है? नहीं, अभी तो देखो साउथ में भी होता है, मुंबई में भी होता है, और जिस हिसाब से बारिश का मौसम चल रहा है, गुड़गाँव में भी जल्दी हो जाएगा। तो ये सारी जो नाव वाली चीज़ें और यॉट वाली चीज़ें ना, वो पानी वाली चीज़ों पे ज़्यादा अच्छी लगती है। बात आपने करी गुड़गांव की, तो उसके विजुअल्स तो अभी भी लोगों को मिल ही रहे हैं, बीच में अपनी एडिटिंग करके भी कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक सच्चाई है, वो ट्रैवल बिजनेस कितना सेफ है? क्योंकि हर एक जो लेवल होता है हर फील्ड में, कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल्स भी आता है कि हाँ इस टाइम पे ट्रैवल कम होता है, या इस टाइम पे कम लोग बाहर निकलना पसंद करते हैं। जैसे हमारे प्रोफेशन में भी होता है कि इस सीजन के बाद उस सीजन में ज्यादा काम आता है थोड़ा। हर 12 महीने सेम तो नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से नमक की इंडस्ट्री तो है नहीं कि नमक 12 महीने बिकेगा। तो ट्रैवल में कब ऐसा वो आता है कि हाँ धंधा कम है भाई? देखिए, ट्रैवल में ना सबसे जो प्लस पॉइंट है, एक खुशी की बात है, नॉर्थ का मौसम खत्म होगा, साउथ बन जाएगा, साउथ का मौसम खत्म होगा, ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट का मौसम खत्म होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आपका, आप ये मान लो 12 मास कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि अभी जिम कॉर्बेट वगैरह में पानी वगैरह का वो सीन है कि बारिश हो रही है, तो वहाँ का आपका जो मेन जो आपका सफारी होता है वो बंद हो गया है। तो उसकी जगह हमने सरिस्का टाइगर रिजर्वायर कर लिया। तो वो कहीं न कहीं अल्टरनेटिव आपको मिल जाता है। अल्टरनेटिव इसलिए क्योंकि सबसे अच्छा जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हर मौसम में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। नॉर्थ में जाओगे मौसम अलग,
जर्नी अलग, लोग अलग। साउथ में जाओगे मौसम अलग, जर्नी अलग, लोग अलग। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में होता है, और ऐसे ही फिर अपना वेस्ट वही पार्ट जैसे में आता है। दिल्ली की सर्दी होती है तब वहां पर मुंबई में गर्मी पड़ रही होती है। वहां पर आप कोई भी आराम से नवंबर में आप टी शर्ट में बैठे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यही बात है ना इंडिया की, जो हमारी इंडिया की बात है, वो एनवायरमेंट इंडिया और एनवायरनमेंट वेदर बहुत वेदर अच्छा है। से मतलब इस ट्रैवल एजेंसी और सारे लोगों को इजीली वर्क 12 मासा मिल जाता है। मिल जाता है, क्योंकि हर जगह का सीजन का मौसम चीजें अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में है तो 12 महीने नॉर्थ चलेगा, नहीं। नॉर्थ है, ठंडक के टाइम पे श्रीनगर, डल लेक हो गया, पूरा झील वील हो गया, वो सब बढ़िया है। लेकिन अब वहां के, अगर आप सर्दी की बात करो, तो वहां की गर्मी में भी वो वाली गर्मी नहीं है जो दिल्ली एनसीआर में हमारी एक गर्मी होती है। तो वहां पे लोग गर्मी में भी जाते हैं, स्प्रिंग मौसम आ गया, ऑटम आ गया, बहुत सारे सीजन होते हैं। तो अलग अलग जगह का है। दिल्ली में गर्मी लगी, हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच जाओ, उससे आगे टाइम है मनाली पहुंच जाओ, उससे आगे टाइम है लेह लद्दाख स्पीति कर लो। तो हर मौसम में, हर चीजों में सब। अब मैंने आपको यही कहा ना कि आज के टाइम पे लोग ये नहीं देख रहे कि मेरा कितना कहाँ पे पैसा जा रहा है, लोग मोस्टली देख अगर रहे हम हैं। बात करें बैंकॉक और मलेशिया की, तो वहाँ का हमारा क्या हिसाब है? मतलब सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं वहाँ जाना, खासतौर पे बैचलर्स। देखिए, सबसे ज्यादा क्या होता है कि जो इंक्वायरी आती है थाईलैंड की, तो मैं ये मानता हूँ कि फुकेट और कराबी वहाँ पे जो है वो आपका फैमिली प्लेस है। अच्छा, आपने फीफी आइलैंड कर लिया, आपने आइलैंड्स वगैरह एक्सप्लोर कर लिए, लंच करा, आपने डिनर करा, फिर आप वापस आके रहे। अब एक चीज़ और है, मेरे पास कुछ बुकिंग्स आई हुई हैं, वो आई हुई हैं आपका फुकेट और कराबी की। तो मैंने उनसे पूछा, वो 2 लोग हैं। तो मैंने कहा आप जा रहे हो यार, बढ़िया है, फिर तो आप हर साल जाते हो क्या? कह रहे हम लोग हर साल जाते हैं। मैंने कहा एक ही जगह आप एक्सप्लोर करके बोर नहीं हुए? कह रहे हम घूमने नहीं जाते, आईफोन सस्ते मिलते हैं। तो जब आईफोन लॉन्च होएगा तो उस टाइम पे उनकी बुकिंग है जो हम लोग करेंगे। तो बहुत सारे रीजंस है, हर किसी का ना एक इंडिविजुअल रीजन है, कोई फैमिली मतलब वो कनेक्शन। 5 साल से जा रहे हैं और आप यही सोच रहे हैं कि भाई ये अपनी फैमिली को कितना खुश रख रहा है, लेकिन उसका जाने का रीजन है वहां पे आईफोन सस्ते होते हैं। एग्जैक्टली तो मतलब हर किसी को हर किसी चीज का ना कनेक्शन बना हुआ है सबके साथ। तो आप कभी ना ये गेस नहीं कर सकते कि यार ये बंदा इस लोकेशन पे इस इतनी गर्मी में या इतनी सर्दी में इस मौसम में जाके क्या करेगा। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है। आप अभी आपको यहाँ पे गर्मी सर्दी सब हो रहा है, आप कहीं पहाड़ों पे जाओ, आपको वहां की गर्मी वो वाली गर्मी नहीं होगी जो आपको दिल्ली एनसीआर की गर्मी दे रही है। तो हर जगह, जैसे आपने कहा कि मुंबई का एक मौसम अलग है कि यार यहाँ पे हम लोग सर्दी में बैठे हैं, वहां पे अपना नॉर्मल चल रहा है। तो इसीलिए ट्रेवल इंडस्ट्री नहीं खत्म होने की। सेम ऐसा ही होता है हमारी फैशन इंडस्ट्री के साथ। वो कहते हैं ना कि शादी और पार्टी में आए हुए औरतों को कभी ठंड नहीं लगती। तो गर्मी में भी उनका ड्रेसअप सेम है, सर्दी में भी ड्रेसअप सेम है। तो ये सारी चीजें ना मैंने कोरिलेट करके ही इस बिजनेस में पैर डाला, कि मैंने कहा जश्न सफर शुरू करते हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस भी शुरू करते हैं। आप जा रहे हो फैमिली के साथ तो वो फैमिली का पैकेज होगा, आप हनीमून के तरीके से जा रहे हो अब वो होगा, प्री वेडिंग में आप जा रहे हो तो वो एक अलग होगा। तो हर चीज को अलग अलग एक्सपीरियंस देने के, देखिए ट्रैवल एजेंट का काम बहुत सारा होता है कि वो आपको, ठीक है आपको मनाली जाना है, लो 10,000 रुपये में मनाली जाओ और रहो, घूमो फिरो वापस आ जाओ। लेकिन उसमें आपको सर्विसेज क्या मिल रही है ना, वो नहीं। एट द एंड क्लाइंट क्या कहता है, अरे सर पहले बताते 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते, सर्विसेज तो अच्छी देते थे। तो मैंने पहले ही वो चीज़ कर ली, भाई मैं आपको सर्विसेज अच्छी दूंगा, ठीक है। हाँ, मेरे पास हो सकता है क्वांटिटी कम हो, लोग कम हो, कम क्वांटिटी में मैं ज़्यादा क्वालिटी दे सकता हूँ, बट ज़्यादा लोगों में मैं वो क्वालिटी और वो सारी चीज़ें। अब मैं अगर 24/7 सपोर्ट की बात करूँ, तो हमारा लैंड सपोर्ट रहता है। कोई बंदा कहीं पे गया है, उसको कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लैंड सपोर्ट हमारा प्रॉपर है। अब वहाँ पे मेरे, मतलब मैं हर सर्विसेज का बंदा नहीं भेज सकता वहाँ पे। हर किसी को मैं वो वाली क्वालिटी फिनिशेस नहीं दे सकता हूँ जो मैं कम लोगों को रख के दूँ। तो मतलब स्टार्टिंग से ही आई बिलीव इन अ क्वालिटी, ठीक है। देखो बाकी चीजें क्या है कि आपके जो अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हो गए आपके, या जो भी है, कौन क्या कर रहा है ना, अपना एक अलग बना हुआ, ठीक है। कभी अंबानी जी अगर कुछ शुरू करते हैं, वो ये नहीं देखते मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ऐसे हैं यार, अगर मैं आपको थोड़ा बात करूं, ओला हो गया कॉम्पिटिटर, उबर हो गया, देन और भी चीजें आई। कौन प्रॉफिट में है, कौन लॉस में है, वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपने किसको क्या कैसी सर्विसेज दी है। अब कई बार कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि यार आपको थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो हम क्लाइंट को बता के चलते हैं कि हमने आपके लिए सर ये वाला इस तरीके से डिजाइन करा है, बट इफ यू वांट तो हम इसको और रीडिजाइन कर सकते हैं। और कभी भी उनके ऊपर मत थोपो आप कुछ। मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ जाना है तो आपको यहाँ पे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं ये करता हूँ कि जिसकी जो जर्नी है ना, मैं उससे ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं, मैं अपने हिसाब से आइटनरी बना के देता हूँ, फिर वो उसको देखते हैं।
फिर उसके बाद हम लोग बिल्कुल एक मुद्दे पे आ जाते हैं कि हाँ भाई, ये वाला चीज़ तो बहुत अच्छा दिया आपने। तो उस तरीके को करने के लिए ना सबसे पहला जो सबसे मेन फ़ोकस हमारा होता है, वो ये होता है कि आपको चाहिए क्या? वो हम ला के देंगे। तो जश्न-ए-सफ़र बस यही करता है कि आप अपना सफ़र एन्जॉय करो, जश्न हम करवा देंगे, सारी चीज़ें हम करवा देंगे। तो इसीलिए क्या मैंने बात है, जश्न-ए-सफ़र क्या बात स्टार्ट है। करा। दैट्स कॉल्ड जश्न सफर की सवारी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये सच बात है कि कभी भी जर्नी करने जाएं तो जश्न के साथ करें। और जश्न सफर जैसा कि यहाँ पर अभी हमारे साथ उसके ऑनर यहाँ पर है, ये बिजनेस एक कम उम्र में स्टार्ट करके इन्होंने बहुत बढ़िया महारत हासिल करी। ऐसे ही प्यारे से इंटरेस्टिंग लोगों के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप लगातार पूरी डायवेक्स टीम्स के साथ सायोनारा, अपना ध्यान रखिएगा।